रुझानों के आने के बाद देखिए जीत के जश्न का माहौल। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो इस वक्त हमारे इस महाकवरेज को देख रहे हैं। देखिए जश्न की तस्वीरें आना शुरू हो चुकी है। और मनीषा देखिए, अगर आपको याद होगा सुबह की तस्वीरें अगर आपको याद होंगी तो बीजेपी मुख्यालय में सुबह से ही जो है जलेबियां बननी शुरू हो चुकी थी। और कहीं ना कहीं बीजेपी को ये पूरी तरीके से बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही थी कि महाराष्ट्र में तो हमारी जीत पक्की है। और देखिए तस्वीरें भी जो है जश्न के सामने आ चुकी है ढोल नगाड़ों के साथ। और देखिए कि किस तरीके से जो दल, और मनीषा अगर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो देखिए जनता ने देखिए किसी की भी झोली खाली नहीं की है। आप चाहे महाविकास यहाँ पर चाहे इंडिया वर्सेस एनडीए को अगर देख लिए तो कहीं पर भी किसी की भी झोली खाली नहीं है। देखिए झारखंड में जहां पर इंडिया की सरकार बनी है तो वहीं अगर हम महाराष्ट्र में बात कर लें तो एक तरीके से महायुति की सरकार बनी है। और अगर वैसे अगर हम देखें तो बहुत सारी जगह जहाँ पे बाई इलेक्शंस है वहां पर बीजेपी को जो है बिल्कुल उसी पे मैं आ रही हूँ। अगर यूपी में 9 सीटों की भी अगर बात करें तो देखिए 8 सीटों पर बीजेपी ने अभी भी बढ़त बना के रखी हुई है। 1 पर सपा आगे चल रही है और लगातार खास मेहमान भी चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेंद्र माथुर जी के पास वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास आना चाहूंगी। रितेंद्र सर देखिए लगातार सुबह से ही हम रुझानों पर विश्लेषण कर रहे हैं और अब तो बीजेपी मुख्यालय में जश्न की तस्वीरें भी निकलकर सामने आने लगी हैं। ऐसे में रुझानों से ही तस्वीर क्लियर हो गई है कि महाराष्ट्र में तो महायुति की ही सरकार बनने जा रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इन तस्वीरों को देखकर? ये पहले से प्रेडिक्टेड था क्योंकि जिस तरीके से अभियान चल रहा था, आंदोलन था और इसके अंदर जो बीजेपी के सपोर्टिंग पार्टीज जो थी कैडर, उसके अंदर कहा जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनके लोगों ने, और एक वारकरी समाज है महाराष्ट्र के अंदर जिसको उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा। वारकरी समाज जो है एक धार्मिक आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, कीर्तन मंडली है वो पूरी, और प्रदेश के सब गांव गांव में जाके कीर्तन करते हैं और रात को एक देर रात तक कीर्तन करते हैं वो लोग। तो उनके तरफ से मैसेज गया, उन्होंने भी संदेश दिया, तो सब जनता को मोबिलाइज किया गया और एक लाड़की बहन योजना जो इन्होंने चलाई बीजेपी ने, उसका लाभ मिला उनको। जबकि इसके सामने कांग्रेस ने भी एक योजना दी थी कि हम महिलाओं को ज्यादा पैसा देंगे, पर उसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि और राज्यों का जो परफॉर्मेंस का खबर आती है, कर्नाटक की खबर जैसे मिली और हिमाचल की खबर मिली, उसका असर पड़ा। तो एक गुड परफॉर्मेंस जहां तक गवर्नमेंट का आ रहा है वो रितेंद्र जी, एक सवाल मेरा भी आपसे है। अक्षय जैन जी, मैं आपके पास आऊंगी, मुझे पता है आप बहुत देर से जो है रुके हुए हैं अपनी बारी के लिए, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं रितेंद्र माथुर जी का ही एक बार रुक करूंगी। रितेंद्र माथुर जी देखिए, कुछ चला नहीं चला लेकिन नारों का असर खूब चला है इस बार। अगर आप देखेंगे, देखिए महाराष्ट्र में जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत इसे कह सकते हैं, अगर आप बाई इलेक्शंस में देखें, उत्तर प्रदेश में देखें तो जिस तरीके से बटेंगे तो कटेंगे, देखिए कैसा वो असर चला कि कितनी सारी सीटें जो है बीजेपी के खाते में गई। बिहार की हम बात करें, वहां पर बाई इलेक्शंस थे, वहां पर 4 की 4 सीटों पर जो है बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। ऐसे कई जगह है जहां पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। जी हम देखें तो बड़े स्टेट्स जो भी हैं जिनके अंदर, जैसे बिहार एक बड़ा स्टेट है, उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण स्टेट है और महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है। इन बड़े स्टेट्स के अंदर बीजेपी ने जो नारा दिया वो आगे चला, ये सही बात है। और ये बटोगे तो कटोगे वाली बात है, इसके अंदर ऐसी बात है कि हर किसी लोगों के बीच में आ रही बात। ऐसा नहीं कि अब ये आगे जब मुख्यमंत्री बनने की बात आएगी उसमें भी ये नारा आएगा सामने, भाई मुख्यमंत्री कौन होगा, तो ये बटोगा कटोगा नारा वहां भी आएगा। क्योंकि अब 2 दिन पहले लोगों ने वोट दिए हैं और अपनी जाति को देखकर लोगों ने, तो मराठी लोगों ने लग रहा था महाराष्ट्र मराठा आदमी वोट नहीं देगा बीजेपी को, ऐसा नहीं हुआ। ओबीसी ने बीजेपी को वोट दिया, कुणबी समाज ने वोट दिया, धनकर समाज ने वोट दिया, आदिवासी समाज का वोट प्रतिशत ठीक मिला उनको। और सब क्षेत्रों के अंदर ऐसा नहीं कह सकते कि एक क्षेत्र से वोट मिला, एक पक्ष ने वोट देकर जिता दिया तो बाकी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन्होंने। इस तरीके से देखा जाए तो पूरे राज्य के अंदर उनकी स्थिति अच्छी बनी। अक्षय जी को मैं जरा एक बात कहूंगा, अक्षय जी अच्छे बोलते हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, आज भी अच्छा बोल रहे हैं, पर आपको सलाह ये है कि आप संजय राउत जी से कॉम्पिटिशन मत करिए, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं तो उनका जो है बोलने का ढंग अलग है, आप उनके साथ कॉम्पिटिशन मत करिए। चलिए ठीक है। अक्षय जैन जी जी माथुर साहब को मेरा एक विनंती है कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का ही टैग लगा लीजिए, राजकीय विश्लेषक या वरिष्ठ पत्रकार तो रहने दीजिए प्लीज सर, अब मुद्दे पर आइए ना। देखिए अब जीत हार इतना बड़ा दिन है आज, आप उस पर आइए सर। नहीं, उसमें कैसा मुद्दे की बात ये है कि एनालिसिस होता है, अक्षय जी, एक एनालिसिस होता है। कांग्रेस के लिए हमने कुछ सीटों पर एनालिसिस किया था, वहाँ कांग्रेस जीती है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस हारी, पर ये कि वो बहुमत में नहीं आ पाए। देखिए महाराष्ट्र में जो है कांदा पोहा जो है ये सबसे बेसिक और सबसे फेवरेट डिश बोली जाती है, बट आप जो बात कर रहे हो वो जैसे महाराष्ट्र में फाफड़ा और ढोकला चल रहा है उस तरीके की बात हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा जो मुद्दा है वो एक ही था और जिस तरीके से आप लेके चल रहे हो कि कटोगे बटोगे, हम लोग 2024 में रह रहे हैं,
आज हमने जो है डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, आज हमने शिक्षा की बात करनी चाहिए, एजुकेशन, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, ये सब बात छोड़ दी। कटोगे बटोगे और बटोगे कटोगे, ये चीज के ऊपर से जो आपने पूरा नेरेटिव सेट किया, ये देश के लिए पूरा हानिकारक है। अभी चुनाव छोड़ दीजिए, आप चुनाव आते जाते रहेंगे साहब, लेकिन ये देश की जनता है, देश का युवाओं का भविष्य है जो कि खतरे में है। हम लोगों ने मेन मुद्दों को ही छोड़ दिया। तो वो मुद्दे आप उठा लेते सर, वो मुद्दे आप उठा लेते सर। अगर इन्होंने नारे दिए थे तो मुद्दे आपको उठाने चाहिए थे। और मैं इधर आपको सर इंटरप्ट करके माफी मांगना चाहूंगी कि रितेश माथुर सर बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उन्हें इस तरह की टिप्पणी बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप नेशनल टीवी स्क्रीन पर उन्हें बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर संबोधित करें। क्योंकि मेरा ये अभी तक का जो है, अभी तक मेरा ये 7th में डिबेट में बैठा हूँ नेटवर्क 10 के, तो सातों इसमें से 7 के वीडियोस ऑन रिकॉर्ड स्क्रीन के ऊपर है, अब आपके अब यूट्यूब पे है, देख लीजिए। एक भी इसमें, एक भी चर्चा में उन्होंने 0.1% भी यदि कहीं पे न्यूट्रलिटी की बात की हो। हर जगह पे जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में जो टिप्पणी दे रहे थे, झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में जो उन्होंने टिप्पणी दी, शायद वो नहीं सुनी आपने। झारखंड में भी वो बीजेपी की स्थिति को लेकर बातचीत कर रहे हैं सर, वो भी सुनिए आप। बिल्कुल नहीं मैडम, मैं ये चीज से आपको फिर से करता हूँ, यदि ऐसा है तो वो उन्होंने जो संजय राउत की जो बात की कि संजय राउत वरिष्ठ पत्रकार, उनकी बरोबरी मत कीजिए। यहाँ पे बरोबरी करने के लिए कोई बैठा नहीं है, हम लोग जो है हमारे पार्टी का साइड रखने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अपनी साइड रखिए। चलिए ठीक है, काफी गर्मा गर्म माहौल हो गया है। चलिए ठीक है, अक्षय जैन जी आऊंगी आपके पास। काफी गर्मा गर्म माहौल हो गया है। राजकुमार भी काफी देर से मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, एक बार तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल राजकुमार, तस्वीरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल सभी प्रवक्ता और मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए और राजकुमार की भी तस्वीरें देखेंगे, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तमाम गेस्ट इस वक्त मेरे साथ बने हुए, लेकिन सीधा राजकुमार आपका रुख करते हुए क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए निशा, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो रास्ता है, ये रास्ता भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है उसके पीछे का रास्ता है। और इस रास्ते पर केवल जो मीडिया के लोग हैं वो आपस में चर्चा करते हुए दिख रहे हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है वो बिल्कुल सहज है, शांत है, सजग है। लेकिन ये जरूर कयास लगाए जा रहे हैं कि 4 बजे के बाद शायद हो सकता है कि यहाँ थोड़ी सी चहल पहल शुरू हो, बड़े नेताओं के आने का सिलसिला जारी हो, क्योंकि एक जीत है। उस जीत का जश्न मनाकर अपने कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं एक संदेश देने की आवश्यकता होती है, जो अब से पहले देते रहे हैं। लेकिन अभी तक की इसकी कोई आधिकारिक जानकारी इस तरीके की नहीं है कि भाई किस तरीके की कोई बैठक होनी है या नहीं होनी है। यह स्थिति 4 बजे के आसपास स्पष्ट होगी। लेकिन जिस तरीके का परिणाम सामने आ रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर लोगों को बनता है कि भाई उनको उनकी जो प्रतिक्रिया है वो आनी चाहिए। एक पार्टी के जो एक प्रवक्ता हैं वो मेरे पास आए हैं, आरपी सिंह जी। मैं सीधा आपको उनसे जुड़वाता हूँ। पहली प्रतिक्रिया क्या देंगे ये जो परिणाम आ रहे हैं? लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया, लोगों ने डबल इंजन सरकार के पक्ष में आशीर्वाद दिया और लोग चाहते थे कि डबल इंजन की सरकार काम करे। महाराष्ट्र के अंदर डबल इंजन सरकार का लाभ लोगों ने देखा है। मोदी जी की जो नीतियाँ हैं वो नीचे ठीक ढंग से उतर रही थी, उसका लाभ लोगों ने देखा, इसलिए हमको आशीर्वाद दिया वहाँ पर। झारखंड में क्या चूक हो गई? मुझे लगता है कहीं शाम तक रुक जाइए, जरा और 2-2.5 घंटे बाद जरा हम देख लें किस किस सीट पे कितने मार्जिन में हम हारे हैं, तो उसके बाद उसको आपको एक पूरा डिटेल आंसर देंगे पूरा। मतलब अभी तक की जो प्रक्रिया है, अभी तक की जो स्थिति है उस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे? मैंने कहा ना कि एक बार अगर आप झारखंड के स्पेसिफिक पूछ रहे तो एक बार रिजल्ट्स पूरे एक बार समझ लें कि मुझे जानकारी मिली कि सीटें बहुत कम मार्जिन से हारे हैं, तो एक बार समझ लें, उसका रिजेक्ट करते हैं। देखिए कहीं ना कहीं एक सहज और सजग जो नेता हैं उनकी प्रतिक्रिया इसी तरीके की होनी चाहिए। जब तक स्पष्ट जो चीज़ें ना हो जाएं, जब तक क्लियर ना हो जाएं चीज़ें, तब तक कोई भी प्रतिक्रिया जो है, शायद मेरे ख्याल से आधिकारिक प्रतिक्रिया देने से अभी तक झारखंड पे जो पार्टी के नेता हैं उनको भी शायद इस तरीके के निर्देश ऊपर से जारी किए गए हैं कि अभी इस पर कुछ नहीं कहना। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके की बढ़त है उसको लेकर जरूर लोग प्रफुल्लित हैं। राजकुमार, वहीं प्रधानमंत्री को लेकर क्या अपडेट है? देखिए हमेशा जब भी रिजल्ट आता है उसके बाद जो है वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भी नजर आते हैं, तो इसे लेकर कोई अपडेट? देखिए निशा, मैं वही कह रहा था कि अभी 4 बजे के आसपास पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र को जीते हैं और महाराष्ट्र जो है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि जिस तरीके के हालात परिस्थितियाँ रहे,
34 सालों से वहाँ मिलीजुली सरकार रही है। भारतीय जनता पार्टी की एक बी पार्टी हुआ करती थी शिवसेना, शिवसेना में टूट हुई, टूट के बाद किस तरीके की परिस्थितियों में रहे। देवेंद्र फडणवीस कभी मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उन्होंने उप मुख्यमंत्री बन के अपना जो कर्तव्य है उनकी पूर्ति की। और लेकिन अब इस तरीके के, क्योंकि 230 सीटों पर लड़ने के बाद 210 सीटों पर अभी तक बढ़त बनाए हुए हैं, जिस तरीके के परिणाम सामने आ रहे हैं, आधिकारिक क्या निकल के आता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अभी तक जो है प्रधानमंत्री के आने का कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। ठीक है, और इसी के साथ एक बार फिर से कांग्रेस से अक्षय जैन जी का रुख करना चाहेंगे। अक्षय जी, अपनी बात को पूरा रखें और हम चाहेंगे कि अभी जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दें। नहीं, देखिए, अभी इसमें ऐसा है कि आने वाले समय में जो है पार्टी हाईकमांड हो या हमारा महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है, उनकी भूमिका क्या रहेगी उसके ऊपर अभी मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अभी वो सब चीजें शाम में जब मीटिंग होगा उसके बाद, क्योंकि ये जो भी रुझान है अभी तक हमें एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। देखिए, बात की है, जैसे मैं भी पिछले इसमें बताया कि चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये चुनाव एक रास्ते गया हुआ है ये बिल्कुल सही मैसेज नहीं है। क्यों आने वाले एक्सेप्ट नहीं समय कर पा रहे आप इन की परिणामों बहन को? क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे आप इन परिणामों को? देखिए, जिस तरीके से अभी जो हमारी चर्चा हो रही थी कि इलेक्शन का जो है, जो अपने ओपिनियन पोल होंगे, एग्जिट पोल होंगे, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है फडणवीस जी है, सभी का स्टेटमेंट था कि 150 के आसपास हम लोग आने वाले, 160 के आसपास आने वाले हैं। ठीक है, और जो सत्ता में है उनका अंदाजा ज्यादा ही होता है कि हम लोग जितना हम लोगों ने किया रहेगा उससे ज्यादा ही वो लोग नंबर्स देने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट्स आए हुए हैं, ये डेफिनेटली हम लोग जो है ईवीएम हो या बाकी और कोई फैक्टर उन्होंने जो रोल प्ले किया हुआ है, ये लग रहा है। क्योंकि लाड़की बहन योजना, एक योजना के ऊपर से पूरा इस तरीके से रिजल्ट नहीं आएगा। हम लोग चुनाव में काम किया है, ग्राउंड के ऊपर काम किया हुआ है, शरद पवार साहब के लिए और उद्धव साहब के लिए या फिर हमारी कांग्रेस पार्टी के लिए जिस तरीके से प्रचार, जिस तरीके से हम लोग का प्लानिंग, जिस तरीके से पूरा चुनाव का पूरा 1-1.5 महीने का माहौल था, बहुत ही सटीक तरीके से पॉजिटिवली हम लोगों को लेकिन उसका सर, जनता क्या सोच रही है, जनता के मन में क्या है, वो तो ना आप जानते ना हम जानते हैं। आप गए, आप जमीनी स्तर पर गए, आपने प्रचार प्रसार किया, सब चीजें की, लेकिन सर हमें नहीं पता ना हमारे आगे जो व्यक्ति है वो क्या सोच रहा है। आपको नहीं पता ना मैं आपके बारे में क्या सोच रही हूँ या मेरी सहयोगी यहाँ पर बैठी है वो क्या सोच रही है, तो हम किसी के मन का नहीं कर सकते सर, हमें नहीं पता। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। आप हिमाचल के चुनाव को देख लीजिए, जब प्रधानमंत्री वहां पर गए थे कितनी बड़ी संख्या में जो है वहां पर लोग पहुंचे थे, लेकिन जब रिजल्ट का दिन आया तो उस दिन स्थितियां बिल्कुल अलग थी। चाहे कर्नाटक का आप ले लीजिए, कर्नाटक में कितनी रैलियां, कितनी रोड शो वहां पर किए थे बीजेपी ने, लेकिन रिजल्ट कुछ और रहा, वहां पर आप लोगों की सरकार बनी। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते ना कि जनता के मन में क्या है क्या नहीं है, और ये चीजें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि देखिए स्थिति तो पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है सर। नहीं, अभी देखिए उसके ऊपर जो रिजल्ट जो आए वो मानेंगे, लेकिन उसके ऊपर की जो हमारी जो भूमिका रहेगी, पार्टी की जो भूमिका रहेगी, वो आने वाले समय में उसके ऊपर हम लोग क्लियरेंस देंगे, पार्टी की ओर से, हाईकमांड की ओर से क्लियरेंस दिया जाएगा। बिकॉज हम लोग, जैसे आप बोल रहे हो किसी के मन का हम लोग नहीं समझ सकते, लेकिन यही बात हम लोगों ने जब लोगों से बात किया, जैसे भी आपके मीडिया वाले के लोगों ने सर्वे लिए रहेंगे, 10 में से 7-8 लोगों का समर्थन पार्टी को जाता था। अब सोशल मीडिया हो, ग्राउंड पे हो, हर जगहों पे, लेकिन ये वन साइड जिस तरीके से 220 के आसपास का जो आंकड़ा दिखा रहे हैं, और जो सीनियर लीडर्स जहां पे बाला साहेब थोराट से लेके हमारे जितने भी पार्टी के आला कमान में जितने जो सीनियर लीडर्स है, उन लोगों को 20,000-30,000 के माइनस मार्जिन, ये कभी यानी दिस वाज वेरी मच अनएक्सपेक्टेड। और लाड़की बहन एक योजना, वो पूरा लाड़की बहन योजना इस तरीके से देगी। ठीक है अक्षय जी, सुनेंगे आपकी बात को, और रितेन सर आपकी भी बात को सुनेंगे। तमाम लोग बने रहिए हमारे साथ, यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार सभी गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। रितेन माथुर जी, सीधा आपके पास आते हुए सर, देखिए महाविकास आघाड़ी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। देखिए 10:30 बजे की अगर आपने संजय राउत का स्टेटमेंट सुना होगा तो वो तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे इस हार को। उन्होंने कहा कि देखिए ये जनता का कॉल हो ही नहीं सकता, ये जनता का मैंडेट हो ही नहीं सकता। और साथ ही साथ उन्होंने अडानी का भी जिक्र किया था उस समय। उन्होंने कहा देखिए अडानी की जो नजर थी वो महाराष्ट्र पर थी, और वो कह रहे हैं कि जनता का ये कॉल हो ही नहीं सकता, जनता ये मैंडेट दे ही नहीं सकती। और साथ ही साथ एक वजह जो और मान रहे वो ईवीएम है। किस तरीके से देख रहे हैं सर? ईवीएम की बात तो अभी सबके सामने हो चुकी है कि ईवीएम जो इलेक्शन कमीशन ने उसकी कई बार पॉलिटिकल पार्टी के सामने उसको फिर से डेमोन्स्ट्रेशन किया इलेक्शन के ठीक पहले, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और बीच में एक आदमी आया था जिसने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि 2014 में नरेंद्र मोदी को जिताने में हमारा हाथ था। फिर कांग्रेस पार्टी से बोला मुझे 52 करोड़ रुपए दो, मैं महाराष्ट्र की 65 सीटें आपके फेवर में करके दे दूंगा।
ये सब चीजें फिर राहुल गांधी जी को बताया तो राहुल जी ने उसको एक्सपोज किया। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी ने उसको एक्सपोज नहीं किया, उसको दुनिया के सामने बताया कि ये आदमी झूठा है, इस तरीके से झूठ बोल रहा है। तो खुद राहुल गांधी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ईवीएम जो हैक होती है या कुछ तरीके गड़बड़ होती है, कोई चीटिंग हो सकती है। हाँ। अगर ऐसा होता तो हर इलेक्शन झारखंड में भी बीजेपी जीत जाती या किसी भी स्टेट में जीत जाती। तो ऐसा कहना मैं नहीं मानता। ये जनता की आवाज है, और जनता की बात समझने वाली बात यह है कि जनता जब वोट डालने जाती है तो हमेशा कुछ सोच के वोट देती है। एक चीज है, कितने लड़की बहन योजना से घर की महिला को पैसा मिल रहा है, उसी के आदमी भी सपोर्ट करेगा, ऐसी पार्टी आ जाए जो परिवार को पैसा मिल रहा है, उतना तो मिलता रहे कम से कम। आज पॉलिटिकल पार्टी से किसी को लाभ तो मिल नहीं रहा, किसी को थोड़ा बहुत मिल रहा तो ले बात आदमी उस चीज को, एक ये चीज बात हो गई। पर वो खुद भी जब वोट डालने जाता है ये देख के वोट देता ना कि मेरे यहाँ और भी दूसरे विकास के कार्यक्रम है, अगर वो चलते रहेंगे तो मेरे को भी रोजगार मिलता रहेगा, परिवार को मिल रहा है, पत्नी को मिल रहा है, मेरे को भी काम मिलता रहेगा, मेरे कारोबार चलते रहेंगे। तो इस तरीके से वो सोच के देखने पर, और अभी महाराष्ट्र के अंदर जो केंद्र की बहुत सारी योजनाएं जो आ रही हैं वो यथावत चलती रहेंगी। जो बीच में 2.5 साल के लिए कुछ योजनाएं बंद हो गई थी, जैसे हमारी बुलेट ट्रेन की योजना थी वो बंद हो गई, बहुत सारी योजनाएं बंद हुई बड़ी बड़े, उसमें बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट मिलता है उन लोगों को, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, हम इसको देख नहीं पाते, पर करोड़ों लोगों के बीच में रोजगार जाता है। तो जितने पूरे ट्रैक पे लोग आते हैं वो और आसपास के लोग, सब तरीके के लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है, ये चीजें देखकर लेकिन रितेश सर देखिए तमाम ऐसे मुद्दे थे जो वर्क करते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, तमाम ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने काम किया है। लेकिन सर इधर सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये भी उठ रहा है महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शन को देखते हुए कि जो रिजल्ट हैं वो लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट से बिल्कुल इतर आए हैं। इसके पीछे का क्या कुछ कारण समझ पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि लोकसभा इलेक्शन के समय एक बात चलाई गई कि हम जो केंद्र के अंदर बीजेपी आएगी तो ये संविधान बदल देगी, गरीबों का आरक्षण बंद कर देगी, दलितों का आरक्षण बंद कर देगी। पिछले 4 महीने में ये चीजों को लोगों को समझ में आया था, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं कि मुसलमानों को काट के भारत से बाहर फेंक देगी, ये करेगी, तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। सब लोग आराम से रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, ये किसी को, कुछ लोगों को, नेताओं को तकलीफ है, तो नेताओं की तकलीफ तो बनी रहेगी। ये व्यक्तिगत रूप से व्यक्तियों की तकलीफ है तो आप दूर नहीं कर सकते। अब जैसे पवार साहब थे, वो पवार साहब किसानों के बीच में उन्होंने बहुत काम किया, बहुत सारी महाराष्ट्र में जितनी शक्कर फैक्ट्रियां, शुगर फैक्ट्रीज हैं, उनके लिए उन्होंने काम किया। तो आज उनका एक अपना स्थान है, उनका वर्चस्व नहीं खत्म हो सकता। आज वो कुछ जगह हार गए तो इसका मतलब नहीं खत्म ही हो गया राजनीति से, आगे फिर अगले इलेक्शन में किसी रूप में वो फिर आएंगे और उनकी भी योग्यता, उनकी स्थान बना रहेगा। अब ये कि एक उम्र हो गई उनकी, तो उनके बाद ये होता है कि कोई दूसरा परिवार का व्यक्ति उस जगह को ले, तो अब अजीत पवार उस जगह पे आए तो लोगों ने उनको इसीलिए एक्सेप्ट किया। उनके परिवार की स्थिति खराब नहीं हुई है, वो घर तो वहीं रहा, उनके साथ नुकसान ऐसा नहीं हुआ कि परिवार उनका बचा रहा और पावर चला गया। ठीक है, पावर चला गया, पावर जाते ही आता जाता रहता ही, पावर कहते ही है। तो यहाँ ये कहने की बात है कि इसको इस ढंग से नहीं लेना चाहिए कि पिछले साहब 4 महीने पहले जो एक नैरेटिव तैयार किया गया था वो नैरेटिव फेल हो गया। अभी वो तो कहना चाहिए। ठीक है, माफी के साथ सर आपको मैं रोकना चाहूंगी, इस समय मुझे इतनी इजाजत देता। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। और महाकवरेज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।